इससे बड़ा भ्रष्टाचार लोकतंत्र में और आज तक कभी भी देश की आजादी के बाद कभी भी जाहिर नहीं रहा। जातीयवाद के विरोध में और बिहार में जो डबल इंजन की सरकार ने जो प्रगति और विकास करके दिया है, उसी बात का समर्थन बिहार की जनता ने किया है। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। बिहार चुनाव के रुझान अब उस दौर में है जहां से नतीजे आ रहे हैं और अब ये तस्वीर बदल नहीं सकती है जो टेलीविजन स्क्रीन पर आपको टैली इस हिस्से में दिखाई दे रही है। एनडीए की बंपर जीत हुई है, महागठबंधन की करारी हार। खुद तेजस्वी यादव की सीट एक वक्त फंसी दिखाई दे रही थी, लेकिन अब जीत चुके हैं। कांग्रेस की हालत तो इतनी बुरी हो गई है कि वो वैसी की पार्टी के बराबर उस लेवल तक पहुंच गई है। विपक्ष हार को स्वीकार करने भी लगा है, संगठन में कमजोरी की भी बात स्वीकार की जा रही, लेकिन इसके साथ ही लोकतंत्र को खतरे में भी बताया जा रहा है। सवाल है कि ओवैसी के बयान अब्दुल दरी बिछाएगा ने क्या खेल कर दिया, और सवाल यह भी कि बिहार में तेजस्वी के नेतृत्व की करारी हार ने क्या यूपी में सपा को डरा दिया है। बिहार के नतीजों से क्यों अखिलेश यादव को 27 का ट्रेलर दिखा है, इसकी बातचीत मैं करूंगा, लेकिन पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। राजीव जेटली जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। मनीष यादव, जेडीयू के नेता और प्रवक्ता। अवधेश जी, वरिष्ठ पत्रकार। प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार। धर्मेंद्र यादव जी, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। शादाब चौहान, एमआईएम के नेता। सारिका पासवान, आरजेडी के नेता और प्रवक्ता। और जगदीश शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि बिहार ने तेजस्वी यादव को नकार क्यों दिया। कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रखता हूं कि आखिरकार बिहार के चुनावी नतीजों ने महागठबंधन को करारी शिकस्त क्यों ये दिख रही है, जो टैली आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस हिस्से में। तेजस्वी अपने चुनावी वादों का ब्लूप्रिंट नहीं दे पाए। तेजस्वी के बड़े वादों पर ठोस प्लान की कमी साफ तौर पर देखने को मिली, जैसे हर घर नौकरी, महिलाओं को 2,500 रुपए, 30,000 14 तारीख को 200 यूनिट मुफ्त बिजली। लेकिन करेंगे कैसे? वादे जोशीले थे, लेकिन फंडिंग, टाइमलाइन, एग्जीक्यूशन कैसे होगा? प्लान जनता तक पहुंचा नहीं, तो शायद जनता भरोसा नहीं कर पाई। सीट बंटवारे पर महागठबंधन में आखिरी समय तक खींचतान होती रही। पहले दौर का नॉमिनेशन खत्म हो गया, आरजेडी की आधिकारिक लिस्ट तक जारी नहीं हुई थी। फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन के बाद तक सीट बंटवारा नहीं हो पाना महागठबंधन की एकता पर सवाल खड़ा करते रहा। तेजस्वी और लालू परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के पुराने मामले, जैसे तेजस्वी और लालू परिवार पर आईआरसीटीसी घोटाले, लैंड फॉर जॉब जैसे आरोप फिर चले। चुनाव में एनडीए का जंगल राज वापसी का आक्रामक नैरेटिव काम कर गया। अपने पिता लालू यादव को लेकर कंफ्यूज रहे तेजस्वी कि किस तरीके से प्रोजेक्ट करना है चुनाव में कि नहीं भी करना है। तेजस्वी ने लालू की विरासत तो अपनाई, लेकिन पोस्टर में उनकी छोटी तस्वीर लगाई। ये दोहरी नीति उल्टी पड़ गई, क्योंकि लालू यादव तो खुद पहुंच गए प्रचार करने। प्रधानमंत्री मोदी ने गोपालगंज रैली में कहा कि तेजस्वी लालू के पाप छिपा रहे। आरजेडी के 143 उम्मीदवारों में से 52 यादव उम्मीदवारों को भी लोग कह रहे हैं कि ज्यादा टिकट दे दिया गया तो जातिवादी छवि मजबूत हो गई। यह भी एक गलत मैसेज गया। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो काम करते रहे। अब बिहार में शिकस्त हुई है, तो हार स्वीकार करने के साथ यह भी कहा जा रहा, छोड़िए हार जीत की बात, लोकतंत्र खतरे में। जरा सुनिए। जीत हार की बात तो छोड़ दीजिए, अब तो बात कीजिए कि डेमोक्रेसी खतरे में है। जो हालात हरियाणा के बाद में महाराष्ट्र में बने हैं, महाराष्ट्र में जो बने थे ना, वो हालात यहाँ बने हैं। एक तरफा जीत, सब पार्टियां साफ ही हो रही है। और जिस रूप में ये धनबल का प्रयोग करते हैं ना, आप हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कितने उम्मीदवारों को पैसे देते हैं, कितने पैसे बांटते हैं। कल्पना के बाहर की बात है, कल्पना के बाहर की बात है। और जिस प्रकार चुनाव आयोग इनका साथ दे रहा है, मूक दर्शक है। वोट चोरी की बात जो की, वोट चोरी का मतलब क्या? वोट चोरी का मतलब खाली लिस्टों में गड़बड़ नहीं है। अगर आप निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाते, वो भी वोट चोरी है। तो आप सुनिए, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हार जीत की बात छोड़िए, लोकतंत्र खतरे में। अरे कहें हार जीत की बात छोड़े। बिहार चुनाव के नतीजों पर अखिलेश यादव का भी पोस्ट आया। एनडीए के आंकड़ों को देखकर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा वो आपके सामने है। बिहार में एसआईआर ने खेल किया, ये खेल यूपी में नहीं खेलने देंगे। यानी अखिलेश को अब 2027 के यूपी चुनाव की टेंशन सताने लगी है। बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगहों पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का भांडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल खेलने नहीं देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी मतलब पीडीए प्रहरी चौकाना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। भाजपा दल नहीं चले तो सवाल यह कि चौकाना तो महागठबंधन भी बिहार के चुनाव में था।
तो क्या अखिलेश यादव ये कहना चाहते हैं कि महागठबंधन चौकन्ना नहीं था, लापरवाह था? खैर ये सारी बातें हैं, लेकिन मैं डिबेट की शुरुआत करता हूं। और धर्मेंद्र यादव, पहला सवाल आपसे, क्या 27 का ट्रेलर दिख गया क्या आज? राकेश जी, सबसे पहले तो जिसके नेतृत्व में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी का जुड़ा आयोग, ज्ञानेश कुमार जी को बधाई देनी चाहिए, वो बधाई के पात्र हैं। अब 2027 का जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी एक दल नहीं छल है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, और उसके छल को हम पूरी तरह से समझ रहे हैं। जो आपने कहा कि महागठबंधन का चौकन्ना नहीं था, महागठबंधन चौकन्ना था, लेकिन चोरी को रोकने के लिए चौकन्ना था। चोरी हुई साबित करिए। सुन लीजिए, चोरी को रोकने के लिए चौकन्ना था। अब यहाँ डकैती हो गई। कैसे डकैती आपके हुई? मीडिया चैनल वालों ने कभी भी नहीं बताया कि 200 के पार भारतीय जनता पार्टी। अरे आप तो एग्जिट पोल में 160 170 बताया जा रहा था, तो आप उसको नकार रहे थे भाई। 200 आ ही नहीं सकता है, जीत ही नहीं सकती है। 243 में से 204 कोई नहीं बताया था, इसका मतलब आप भी सदमे में हैं। नहीं क्यों? भारतीय जनता नहीं, हम मान रहे हैं कि हमारे अनुमान से ज्यादा है। नहीं, धर्मेंद्र यादव, हम मान रहे हैं कि हमारे अनुमान से ज्यादा है। ये किसी ने, खुद बीजेपी ने नहीं सोचा होगा कि 204 का आंकड़ा एनडीए का आ जाएगा, लेकिन हो गई ओवरवेलमिंग जीत, उनको मिल गई। वो तो 160 के ऊपर, अमित शाह ने हमारे इंटरव्यू में कहा था, प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी मंच से कहा था कि अब तक की सबसे बड़ी जीत मिलेगी। 101 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी को 95 प्लस पे अगर जीत मिल रही है, दिक्कत है? तो जो नीट परीक्षा में पिछली बार परीक्षा करवा रहे थे, तो मुझे लगता है वही लोग भारतीय जनता पार्टी के चुनाव का मैनेजमेंट कर रहे हैं। अच्छा, 720 नंबर में 720 नंबर 20 बच्चों के आगे, मतलब बिहार की जनता पर भारतीय जनता पार्टी के जो मैनेजर हैं चुनाव के, वो काम कर रहे हैं। मतलब बिहार की जनता पर भरोसा नहीं है? बिहार की जनता पर भरोसा है। बिहार की जनता, आपको लगता है? नहीं, आपको लगता है कि ये जो मैंडेट है ये बिहार की जनता का नहीं है? आप, बिहार की जनता का मैंडेट नहीं है ये। बिहार की जनता का मैंडेट अगर जनता का मैंडेट होता, सुनिए, आप नकारिए धर्मेंद्र यादव, मेरी बात सुनिए। आप यही आप लोगों की कमी, और उसके बाद आप मीडिया पर आरोप लगाएंगे, जुडिशरी पर आरोप लगाएंगे, सब पर आप आरोप लगाएंगे, संस्थाओं पर आरोप लगाएंगे। यही आप लोगों की दिक्कत है। आप पूरे 1 महीने लगभग बिहार में रहे, आप भी अनुमान नहीं लगा पाए भाई। मैं अनुमान था मेरा, सुनिए 2 टूक मेरा अनुमान। मैं हमेशा ये कहा धर्मेंद्र यादव कि 2020 में इससे ज्यादा माहौल तेजस्वी यादव के लिए था। ये मैंने हर अपने लाइव में कहा और अपने शो में भी कहा, ये आपको पहले बता दे रहा हूं। माहौल, दूसरी बात सुन लीजिए कि 150-150 के आसपास की बातें सभी कर रहे थे, तो वही तो हमने भी अपने एग्जिट पोल में कहा। वही मैं कह रहा हूं, ऐसी कौन सी एल्गोरिथम है जो पलायन बेग भी पकड़ लिया जा करके? अच्छा। एक बेग होता है, एक पलायन बेग होता है। 150 अंतिम नहीं बता रहे, हमारा अनुमान था। कुछ एग्जिट पोल ने 170 भी बता दिया, 180 तक भी पहुंच गए। नहीं बताया, अपर कैप तो बताया था, कोई एक तो बताया होगा। क्या बात है? कोई एक तो बताया होगा। मीडिया भी नहीं बता पा रही है, बीजेपी के लोग भी नहीं बता पा रहे हैं, विपक्ष भी नहीं बता पा रहा है, तो बिहार की जनता भी नहीं बता पा रही है। चुनाव आयोग ही बता पाएगा कि ये काम कैसे हुआ है। चुनाव आयोग ही, अरे आपका नंबर नहीं है अभी, चुनाव आयोग ही बता पाएगा कि ये काम कैसे हुआ है। और सुनिए, अरे सुनिए ना, एक ट्रेलर सुनिए। बात को मोदी भी नहीं बता। अरे धर्मेंद्र यादव, एक ट्रेलर सुनिए, 2 एजेंसियों का हवाला दे रहे हैं, सुनिए जरा। अरे आप अगर पूरा देखेंगे ना तो 2 एजेंसियों ने 200 से ऐसा है ना कि एक एजेंसी खुद ही बैठे हैं, बोल देंगे मैंने 204 बोला था। अरे भाई सुनिए अभी ये बोल देंगे एक दूसरे एजेंसी को अगर आपकी पार्टी भी सुनिए, अगर समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस और आरजेडी की तरह ही अपना हश्र करना चाहती है, तो वो आपके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि आपकी जो भाषा है उसी रूप में है। बात कर रहे हैं, शुभकामनाएं देने लगे। अरे धर्मेंद्र यादव जी, नाम बताइए। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप ऐसे ही करते रहिए। शुभकामनाएं ले लेंगे हम। राहुल गांधी जी ने अपने नेतृत्व में कांग्रेस को संपूर्ण रूप से नष्ट करने का अभियान शुरू किया है, आरजेडी को ले डूबे। अब समाजवादी पार्टी अगर उस रास्ते पर चलती है, बीजेपी, ये तो फिर आपको नष्ट करने के लिए बैठी है और आप बीजेपी के साथ खड़े हैं, तो आपको भी तो एक बार आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है। आप क्यों नहीं करना चाहते आत्मावलोकन? अच्छा, वो आत्मावलोकन करें, आप ना करें, आरजेडी ना करे, कांग्रेस ना करे। राजीव जेटली, सपा कह रही है कि ये जो मैंडेट स्क्रीन पर दिख रहा है ये बिहार की जनता का नहीं है, ये आपके जुगाड़ आयोग का मैंडेट है। राकेश भाई, सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि आपने कहा कि इनके वायदे पर इनकी यादें भारी पड़ गई। जनता को याद आया कि वायदे छोड़िए, पहले तो हमें याद करना पड़ेगा किस तरीके की सरकार होती थी बिहार के अंदर। तो यादें ज्यादा मजबूत थी, वायदे कमजोर रह गए। यही कहीं ना कहीं आपको देखा अपने परिणामों के रूप में परिवर्तित होते हुए नजर आए। ज्यादा मजबूत थी, मुद्दे कमजोर थे। आप ये ढकने का प्रयास मत करिए जेटली साहब। अब आगे आता हूँ। 24 मुद्रा ज्यादा मजबूत थी, मुद्दे कमजोर थे, ये बात मान सकता हूं मैं। तरीका नहीं है ये, इसीलिए आपका ये हर्ष हुआ है। जिस तरीके से आप बीच में बोल रहे हैं ना, आप बोलते रहे, मैं चुपचाप सुनता रहा।
अब देखिए फिगर देखिए, उसके बाद तो चुप रहिए कम से कम। अब आपको उन्होंने ट्रेनिंग देके भेजा है, अब आप ये मारिए मुझे। अरे वही तो बता रहे हैं, सुन लीजिए धर्मेंद्र यादव, 27 में समय है, सुन लीजिए थोड़ा सा। मैं ये कह रहा हूं कि वायदों के ऊपर यादें भारी पड़ गई, और आप ये सोचिए कि प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग देके भेजा है कि अब 24 सीटों की लड़ाई लड़िएगा। अब आपको 180 सीटों की लड़ाई नहीं लड़नी है। ये जो बीच का गैप था 180 और 204 के बीच का, इसकी लड़ाई लड़नी है। 200 ये 24 सीटें कहां से आ गई? क्योंकि अभी तक तो जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने 180 बताई थी, 180 तक तो इन्होंने भी कबूल कर लिया। अब 24 को लेकर के कश्मे है कि अब 24 के ऊपर कहां पर डिबेट लेकर के जाए। अगर ये बात ना होती तो कैसे बोलते कि आगे जी इतनी तो सीटें आपने दिखाई थी एग्जिट पोल के अंदर, ये 24 कैसे आ गई फालतू? तो ये देखिए, ये अपने आप में दर्शा रहा है कि ये तैयार थे कि सीटें तो इनकी नहीं आने वाली हैं, अब लड़ाई सिर्फ 24 सीटों की रहने वाली है। देखिए बिहार के अंदर 1985 से लेकर 2005 के बीच में चुनाव होते थे। ये चुनाव आयोग के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, कम से कम 1000 बार मतदान केंद्रों के ऊपर दोबारा चुनाव करवाने पड़े। 1000 से ऊपर जो है वहां पर घटनाएं हुई, आगजनी की, हत्याओं की। ये था चुनाव इनके वक्त के अंदर, और इतना पीसफुल चुनाव। देश के प्रधानमंत्री जहां पर भी गए वहां पर वोट परसेंटेज बढ़ता चला गया, वहां की जनता बाहर निकली, वहां के बच्चों ने, माताओं ने अपने बच्चों के लिए वोट किया, पिता ने अपने बच्चों के लिए वोट किया, और बच्चे ने अपने भविष्य के लिए वोट किया। तो जब बच्चे अपने भविष्य के लिए वोट करें और उनके माता पिता बच्चे के लिए वोट करें, तो वोट और बिहार को जाए तो वो कहीं ना कहीं आपको भारतीय जनता पार्टी के फेवर में नजर आएगा। अब आप ये बताइए कि आपको कोई क्यों वोट करता, इसकी एक अच्छी वजह बताइए। एक भी इतिहास में ऐसा रिकॉर्ड निकाल के दीजिए जिसमें आप कहिए कि क्योंकि हमने ये काम किए थे इसलिए हमें वोट किया जाना चाहिए था। तो वायदे या यादें, इन दोनों के बीच का कंपैरिजन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सारिका पासवान जो बात राजीव जेटली कह रहे हैं, आप लोगों को नहीं कन्विंस कर पाए, तेजस्वी यादव नहीं कन्विंस कर पाए कि उनके नेतृत्व को वोट क्यों मिलना चाहिए। वोट मिला नहीं। अब तक की सबसे बुरी हार है सिर्फ 33। तेजस्वी यादव लंबे दौर में पिछड़ने के बाद जीत गए आखिरकार, लेकिन महागठबंधन खुद उनकी पार्टी बुरी तरह से चुनाव हार रही है। नहीं, बहुत बढ़िया बात है। हम बहुत बुरी तरीके से हारे, लेकिन भाजपा और जदयू वालों को ये भी स्वीकार करना चाहिए कि ये जीत उन्हें विकास के नाम पे नहीं, ये जीत उन्हें 15 साल के राष्ट्रीय जनता दल के जंगल राज की जो बार बार ये याद दिलाते रहते थे, उसकी वजह से मिली। कम से कम इतना तो स्वीकार कर लीजिए कि आपकी जीत के पीछे भी बहुत बड़ा हाथ हमारा है, और कम से कम ये भी कह दीजिए वादा लगे हाथों कि अब कम से कम 5 साल के बाद जब आप चुनाव लड़िएगा तो 15 साल वाला जंगल राज याद नहीं दिलाइएगा, अपने विकास के मुद्दों पे लड़िएगा। सारिका पासवान जी, माफी के साथ इंटरप्ट कर रहा हूँ, माफी के साथ मैडम आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बस 30 सेकंड लूंगा, फिर आप अपनी बात पूरी करिएगा जितना समय लीजिएगा। पूरे चुनाव आप कहते रहे नहीं भाई जंगल राज थोड़े नहीं था, ये तो टर्म गढ़ा हुआ था। आज आप खुद करिए नहीं साहब जंगल राज तो था, उसी के दम पर बीजेपी जीत गई। वो भी कह रहे हैं कि जंगल राज दोबारा नहीं आएगा। आप लोगों को समझ मतलब पता नहीं किस लाइन पर क्या सोच है, मैं सिर पकड़ूं क्या करूं, सब लोग हंस रहे भाई। नहीं देखिए, पहली बार इन्होंने आपने जो वार रूम था समझने की आवश्यकता है। अच्छा सुन लीजिए राजीव जी, सुन लीजिए एक बार सारिका पासवान को, इनको बोलिए राजीव जी अति उत्साह में मत जाइए, बहुत ऐसा हुआ है। आप जो कह रहे हैं ना विकास के नाम पे दे दिया, हमने इतना रोजगार दे दिया, हमने बिहार का इतना विकास कर दिया, पलायन रोक लिया, हर घर में हमने नौकरी दे दी, महिलाओं के लिए इतना सम्मान, इन सब विषयों पे आपको वोट नहीं मिला, ये तो कम से कम स्वीकार कर लीजिए। पूरे मुद्दे क्या रहे थे चुनाव में आपके और हमारे क्या मुद्दे थे, उन मुद्दों पे बात कीजिए। अरे आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। और अब तक अरे भाई साहब हो जाओ, इतना गुंडागर्दी करोगे क्या? अरे गुंडागर्दी करोगे क्या? अरे गुंडागर्दी करोगे क्या? बोलने भी नहीं दे रहे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो। अरे सीटें ज्यादा आपको माना और कम आई हमको। अच्छा सारिका पासवान मैं शुक्रिया अदा करवाई देता हूँ। राजीव जेटली आज शुक्रिया अदा ही कर दीजिए। जो सारिका पासवान कह रही हैं उनके मुताबिक कि 15 साल बहुत जंगल राज रहा, वो आप लोगों ने मुद्दा बनाया, उससे आपको जीत
मिलने में बड़ा नहीं है। मदद मिली है, जरा उनका शुक्रिया गुना अदा कर ही दीजिए आज। नहीं मैं तो कर रहा हूँ, 70% क्रेडिट इनको जाता है और 36% क्रेडिट हमारे विकास को जाता है। कितना भी विकास कर ले, कितना भी विकास कर ले, जनता को याद रहता है कि वो गुंडा राज वापस ना आ जाए। विकास साइड में हो जाता है और गुंडा राज भारी पड़ जाता है उसके ऊपर। यही तो बात मैंने बोली आपको। अरे नहीं, हम आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अरे हम आपके पास भी लड्डू और मिठाई भिजवाएंगे। बोलिए, चलिए राजीव जेटली रुक जाइए। सारिका पासवान लीजिए, उन्होंने कह दिया कि 70% क्रेडिट है आपके जंगल राज का, इससे बड़ी बात क्या चाहिए? तो हम तो कह ही रहे हैं कि हमारे मुद्दे जो थे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और भाजपा के मुद्दे थे 15 साल पहले, फिर भी ये कहते हैं विकास के नाम पे हमने वोट लिया। हाँ। हमने बिहार का रोजगार के नाम पे हम वोट है, कम से कम स्वीकार तो करिए ना। अरे तो कह रहे हैं 70% क्रेडिट दे दिया भाई। कोई काम नहीं किया। अच्छा सर, बीजेपी पटना ऑफिस की तरह तस्वीर दिखाइए, कुछ हलचल है वहां पर। ठीक है सारिका जी, आ रहा हूं। उन्होंने 70% क्रेडिट दे दिया आपके जंगल राज को। हिमांशु जरा तस्वीर दिखाइए, क्या चल रहा है पटना बीजेपी ऑफिस में? बड़ी पीछे हलचल दिख रही है, जरा जल्दी दिखाइए तस्वीर। जी बिल्कुल पटना के ऑफिस में देखिए, अभी कुछ देर पहले यहाँ पर तमाम जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की लीडरशिप थी वो यहाँ पर आए थे, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर आए थे, चुनाव के प्रदेश के प्रभारी यहाँ पर आए हुए थे, सम्राट चौधरी यहाँ पर आए हुए थे, विनोद तावड़े यहाँ पर आए हुए थे और इसी मंच से उन्होंने संबोधित किया तमाम लोगों को। और ये देखिए तमाम कार्यकर्ता जो है यहाँ पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। और ये देखिए ये यहाँ पर नाचते हुए, और देखिए ये गांधी जी बनकर यहाँ पर आए हुए हैं। और देखिए इनके हाथों में क्या है, रफ्तार पकड़ चुका बिहार, एक बार फिर एनडीए सरकार, और अब एनडीए की सरकार बन गई। क्या कहेंगे, ये गांधी जी का वेश धारण करके आए। मेरा नाम है सिल्वर गांधी, मैं ओडिशा से पैदल यात्रा करके आया हूँ और आज पूरा बिहार में बीजेपी सरकार बना। सबसे धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह को, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को देना चाहता हूँ। और यही से ठीक है हिमांशु, जरा तस्वीरें देखिए यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता हैं हाँ, वो यहाँ पर मौजूद ठीक है। वो जरा कैमरामैन को कहिए तस्वीरें दिखाते रहे और इस तस्वीर को एक जगह स्क्रीन पर रखिए। भी बीच में हिमांशु आपके पास आऊंगा, जरा तस्वीर दिखाते रहिए। कैमरामैन को कहिए जितना कलर है सब डाले और ये तस्वीर स्क्रीन पर डाले भी रहिए, दिखाते रहिए हिमांशु। गजब तस्वीरें भाई, गजब उत्साहित है, डांस कर रहे हैं, नाच गा रहे हैं। अब शादाब चौहान आपके पास आता हूं। एक स्टेटमेंट था असदुद्दीन ओवैसी का कि अब्दुल दरी बिछाने वाला, फिर एक्सट्रीमिस्ट कह दिया तेजस्वी ने। ये सब आप लोगों को लगता है कि खेल कर गया, कांग्रेस की हालत तो हो गई है कि आपके बराबर आ गई, आप तो बड़े खुश होंगे, कांग्रेस के बराबर पहुंच गए। देखिए सबसे पहले पांडे जी, मैं सीमांचल की सम्मानित जनता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हम पर विश्वास जताया। और अगर ये कांग्रेस और गठबंधन बीजेपी का एजेंट बनकर काम ना करते, वोटों का बंटवारा ना करते, तो हम लोग 15 विधायक जीत कर आते। ये लोग बीजेपी और जेडीयू को हराने की जगह सिर्फ बैरिस्टर ओवैसी साहब को हराने चले और उन्हें लगा कि बैरिस्टर ओवैसी साहब को उग्रवादी बोलकर सीमांचल की जनता को गुमराह करने का षड्यंत्र रचेंगे, तो वो नाकाम हो गया है। और हमने 6 सीट मांगा था। जिस प्रकार कौरवों के अहंकार से महाभारत हुई और वो बर्बाद हो गए, उसी प्रकार से तेजस्वी यादव अपने अहंकार से बर्बाद हो गए। आज देख लीजिए, अगर इन लोगों ने हम लोगों को शामिल किया होता तो रिजल्ट कुछ और होता। जिसको डिप्टी सीएम बनाया था सन ऑफ मल्ला को, उसका हाल क्या हुआ? अरे बनाया थोड़े नहीं था, होते तो हाल कुछ और होता। अरे शादाब बनाया थोड़े नहीं था डिप्टी सीएम, वो अड़ गए थे कि हम ही डिप्टी सीएम बनेंगे, हम ही डिप्टी सीएम बनेंगे। तो कह दिया गया था कि ठीक है पहले जीतने दीजिए तो आप बन जाइएगा। मुंगेरी लाल के सपने देख रहे थे, किसी को समझ नहीं आ रहा कि बोलना क्या है। राजीव जी वो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे थे। वो 18 तारीख को शपथ ले कोई डाउट नहीं है, और सभी के लिए आपका अकेले की नहीं है। अरे राजीव जेटली, आपको नाराजगी उनकी भी ले हुए हैं। राजीव भाई आप बीच में बोलेंगे, आप बीच में जबरदस्ती क्यों बोल रहे हैं? मुझे जिसको संदेश देना उसको दे देने दीजिए, क्योंकि बहुत मजाक उड़ाया था हमारा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बैरिस्टर ओवैसी साहब का मजाक उड़ाया इन लोगों ने। और आज सीमांचल की जनता ने बता दिया कि सीमांचल के बच्चे के दिल में बैरिस्टर ओवैसी साहब की मोहब्बत है, जिसको ना कोई शायर खत्म कर सकता, ना कोई किराए के लोग, ना जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस, कोई खत्म नहीं कर सकता। शादाब 30 सेकंड, सारिका पासवान एक रिएक्शन दीजिए इस पर जो शादाब कह रहे हैं। पहली बात कि क्या आप लोग एजेंट है, तो कह रहे हैं आप लोग खुद बीजेपी के एजेंट बने फिर रहे हैं। दूसरी बात है, आज भी आप लोगों को लगता है कि ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट हैं, या लग रहा है गलती हो गई भाई?
नहीं, देखिए, जिस अब्दुल की बात आप कर रहे थे, जो दरी नहीं बिछाएगा, और उसी अब्दुल को टोपी और वस्त्रों से पहचानने वाले लोगों ने एक सीट नहीं दी थी। इसी मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी ने सीट नहीं दी थी। तो अब तो कहना यही चाह रहे कि सारे मुसलमानों ने भाजपा को अब्दुल अपनी कुर्सी लगाएगा और बड़ी शान से टांग पे टांग रख के कुर्सी पे बैठेगा। अरे अब्दुल अब कुर्सी लगाएगा, खुद बैठेगा। अब्दुल, आप चुप रहिए प्लीज, बोले दीजिए मुझे। आपको कहाँ पसंद है अब्दुल? अब्दुल से तो कुर्सी नफरत है ना लगाए आपको? सम्मान के साथ, अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अब्दुल को जो वस्त्रों, भाई गजब बात करते हो यार। आप बोल रहे थे तो मैं कुछ नहीं बोल रही थी, मैं बोल रही थी लगातार बोले जा रहे हो। कम से कम थोड़ा तो शर्म करिए ना कि मुझे बोलने का मौका मिला है। अरे जिस अब्दुल को वस्त्रों से और टोपियों से पहचानने वाले, जिस अब्दुल के घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा था, उस अब्दुल को तो भाजपा ने एक टिकट नहीं दिया। अरे मैडम, एक मिनट, शादाब एक सेकंड। मैडम, आपसे बीजेपी पर सवाल नहीं पूछा था, आपसे मैंने शादाब चौहान ने जो कहा, आपको बीजेपी का एजेंट बताया, उस पर आपका जवाब मांगा था, और फिर ये पूछा था। दूसरा सवाल ये था, क्या आप लोगों की नजर में अभी ओवैसी एक्टिविस्ट है, या लग रहा है गलती हो गई ये बोलकर? हाँ, तो मैं तो कह रही हूँ ना कि जिन्होंने अब्दुल को टोपी और वस्त्रों से पहचाना, उसी अब्दुल को जो भारतीय जनता पार्टी एक टिकट नहीं दी, सारे मुसलमानों ने भाजपा को वोट दे दिया, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? अरे हम नहीं कहना चाह रहे भाई, शादाब चौहान कह रहे हैं आप बीजेपी के एजेंट हैं। तय करें, पार्टियां तब करें। वो अब मैंने ये पूछा कि आपकी नजर में अभी ओवैसी एक्टिविस्ट है, या आप कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रही हूँ, नहीं, मैं तो कह रही हूँ, उस अब्दुल को जो टोपी और वस्त्रों से पहचाना जाता था, भारतीय जनता पार्टी ने एक टिकट नहीं दिया, और सारे मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिया। यही कहना क्या चाह बताइए कि सीमांचल के लोग उग्रवादी हैं? क्या है साहब उग्रवादी हैं? आज भी बोलेंगे आप? माफी मांगना पड़ेगा पूरे देश से आपको, जो आपने मेरे नेता को उग्रवादी कहा। जवाब दो कि जो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलाती, भाईजान, उसका जवाब दो। जो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को वस्त्रों से पहचानती है, उसकी बात करो। जो भारतीय जनता पार्टी एनआरसी और सीएए के नाम पे मुसलमानों को देशद्रोही बताती है, आप उससे बात करो ना। अरे मैडम, आज ही नतीजा आया है। अरे बिहार की बात कर रहा हूँ, आप एनआरसी सीए पता नहीं कहाँ। प्रेम जी, ठीक है, मैं आता हूँ। शादाब नहीं है, बिल्कुल आपके सवालों का जवाब नहीं है, वो स्किप कर रही है, वो रास्ता तलाश रही है निकलने का। आप गाड़ी में बैठे हैं, वो लग रहा है कहीं जा रही हैं। अरे मैंने बहुत अच्छा जवाब दे दिया। आप बीजेपी पर हमला बोल रही है, जवाब कहाँ दे रही है शादाब की बात का? आपको भी समझ में आ गया, और सादाब को भी। आज पूरी जनता ने देख लिया। ठीक, प्रेम जी, यही सवाल मैं आपसे करता हूँ। अब्दुल दरी बिछाएगा वाला ओवैसी का बयान, और तेजस्वी का एक्सट्रीमिस्ट कहना ओवैसी को, आपको लगता है कि इसने भी बहुत बेड़ा गर्क किया? देखिए, पहले तो ये समझिए कि क्या वास्तव में आरजेडी के वोट्स कम हो गए, इंडिया गठबंधन महागठबंधन के वोट्स कम हुए? अभी भी लेटेस्ट आप देख लीजिए, आरजेडी को 1 करोड़ से ज्यादा वोट मिल चुके हैं। पिछले बार 99 लाख मिले थे, अभी पूरे वोटों की गिनती बाकी है। आरजेडी को अकेले 1 करोड़ से ज्यादा वोट मिल चुका है। तो आरजेडी का वोट कहां कम हुआ कि आप बेड़ा गर्क कर रहे हैं? इन टर्म्स ऑफ सीट्स जो दिख रहा है, उसमें बड़ा फर्क जरूर है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वोट्स जो है, इंडिया गठबंधन के वोट्स घटे नहीं हैं। आप देखिए, कांग्रेस तक के वोट भी जो हैं, वो भी 38-39 लाख के करीब हैं, जो पिछली बार मिले थे। वोट्स घटे नहीं हैं। इसको तो आपके हिसाब से मान ले कि जीत गया है महागठबंधन, उन्हीं की सरकार बन जाएगी, तेजस्वी सीएम और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बन जाएंगे? देखिए, ये नंबर ऑफ सीट्स के टर्म में ये फर्क दिख रहा है। अच्छा, रुकिए, थोड़ा सा 1 मिनट दीजिए जरा, एक बार फिर बीजेपी दफ्तर की तस्वीर दिखाइए। बार बार कहा जा रहा है, जरा दिखा दीजिए तस्वीर। गजब का माहौल है, पटना बीजेपी दफ्तर की ये तस्वीर। और थोड़ी देर बाद बीजेपी का जो केंद्रीय मुख्यालय दिल्ली में है, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचेंगे, तो वहां की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। गाने बज रहे हैं, लोग पार्टी के झंडे लेकर, हिमांशु, लोग गजब नाच गा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके की लैंडस्लाइड दिखती है, जितनी परसेंटेज जीत, उतना ज्यादा जोश, और उस जोश के साथ में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर नाच रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आके ये यहाँ पर कार्यकर्ता जो है नाचते हुए नजर आ रहे हैं, और ये देखिए गुलाल के साथ अपने
भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से लेकर यहाँ पर ये कार्यकर्ता नाच रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए ये जीत जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी नीतीश कुमार का है, विकास की जीत है, कानून की जीत है, एक तो यहाँ पर टीवी के सामने नाच रहे हैं, दूसरा मंच पर सामने मंच दिखाइए। देखिए तस्वीर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सामने मंच जो है वहाँ पर भी लोग झंडे लेकर भारतीय जनता पार्टी के नाच रहे हैं और साथ में झंडे लिए हुए हैं। पीछे की तरफ एक बहुत बड़ा पोस्टर आपको नजर आ रहा होगा, उस पोस्टर में धन्यवाद दिया गया है, ऐतिहासिक विजय पर अभिवादन किया गया है, धन्यवाद दिया गया है, बिहार की जनता का आभार व्यक्त किया गया है। ठीक है, ये जरा दिखाते रहिए डांस वगैरह वाली तस्वीर, लोगों के गजब हाव भाव है। थोड़ा बीच में बोलिए और पास चले जाइए, कैमरामैन को बोलिए बढ़िया से जूम करके दिखाएं और स्क्रीन पर डाले रही तस्वीर। अब प्रेम जी अपनी बात पूरी करिए। मैं ये कह रहा हूं कि आरजेडी के वोट्स बड़े 1 करोड़ से ज्यादा अभी हो गए और कांग्रेस के भी वोट्स लगभग इंटैक्ट हैं। तो फिर महागठबंधन का वोट्स इंटैक्ट है, तो फिर ये ऐसा क्या हुआ कि सीटों में इतना बड़ा फर्क आया? तो जाहिर बात है जो एसआईआर के बाद जो घटनाएं घटी, जो टर्न आउट हुए, जितने वोट्स बढ़े, ये सब के सब जाकर के एनडीए के खेमे में गिरे हैं और गिरे हैं। ये आश्चर्यजनक है कि रहस्यमय है कि चौंकाने वाला है कि जांच का विषय ये है। कांग्रेस के एडवाइजर तो नहीं बन रहे, तो वोट गिरा। प्रेम जी आप कांग्रेस के एडवाइजर तो नहीं बन रहे, बनवा दीजिए, सिफारिश करिए। नहीं मेरी कहां से सिफारिश है, जगदीश जी भले कर दे, बैठे हैं यहाँ बैठे हुए हैं, बड़ी गजब करीबी है उनकी गांधी परिवार से। जेटली जी भी हैं, वो भी नहीं राजीव जेटली कहां से बनवाएंगे, वो तो खुद बीजेपी में है। करे यार हो क्या रहा है राकेश जी? बताइए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बोला जा रहा कांग्रेस में सिफारिश। नहीं जगदीश भाई से पूछ लेता हूँ। जगदीश जी, अरे प्रेम जी को क्या आप कांग्रेस पार्टी का एडवाइजर बनवा देंगे क्या? ये कह रहे हैं हम तो बनवा दीजिए। राकेश पांडे भाई, प्रेम जी को मैं जो चाहूंगा वो बनवा दूंगा, पर समस्या मुद्दों की बात करेंगे। एकदम खुला ऑफर है, चलिए। अभी तक मेरे पास नहीं आए हैं। आपका चेहरा और आपकी खुशी बता रही है, पर ये चेहरा और खुशी अभी मोदी जी आएंगे जब देखा उनके चेहरे पर नहीं मिलेगी, क्योंकि चोर चोरी करता तो खुद नहीं हो सकता है। भाई लूट मचरी, मैं तो पहले से कह रहा हूँ 1 महीने से कि लूटेगा, चुनाव लूटेगा, लूट लेगा। मैं तो बंगाल भी अभी कह रहा हूँ, बंगाल भी लूटेगा। चुनाव का कोई मतलब नहीं है। और आपके चैनल पे तो सुबह 6 बजे से कह रहा हूँ कि वही होगा जो मोदी जी चाहेंगे। मीडिया भी बेचारी देखती रहेगी, मीडिया बेचारी देखती भी रहेगी, मीडिया को भी नहीं पता लगा कैसे सीटें निकाली। कहने के मैं समझता हूँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है। बधाई है चुनाव आयुक्त को, बहुत ज्यादा बधाई है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा बड़े बहुमत से जीत रहे हैं भाई, पहली बार चमत्कार हो रहे हैं। ना ये नाइंसाफी कर रहे हैं। हरियाणा जीतेंगे, ये नाइंसाफी कर रहे हैं। एक तो मतलब एमआईएम के लेवल तक वो पहुंच गए, फिर आप कह रहे हैं मुस्कुरा दीजिए। क्या हो रहा है आज के शो में, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। सुनो, समझ आ रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा। ये देश लूटा है और लूटता रहेगा। अच्छा थोड़ा 30 सेकंड बोल लीजिए, उनके पास किसी में हिम्मत नहीं है, किसी में हिम्मत नहीं है रोकने की। डकैत बड़े आगे हैं। जनता को कौन रोक पाया है जगदीश जी? मैं तो आज भी कह रहा हूं, अरे डेमोक्रेसी में ये मैंडेट जनता ने दिया है, जनता को कौन रोक पाया है? जनता की वोट को कौन समझ रहा है? जनता कहाँ वोट दे रही है आपको पता है? जबरदस्ती ले रहे हैं, सिस्टम से ले रहे हैं, चुनाव तो दे रहा है। अरे ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने जो मोदी को वोट दे? तो आपने ऐसा क्या कर दिया? डीजल, अरे भाई हम तो जनता के बीच में हैं, हम जनता के बीच। राजीव जेटली जवाब दीजिए, ये कह रहे हैं आप लोगों ने ऐसा क्या कर दिया? जनता पार्टी पर थू कर रहे हैं लोग। देखिए पहले तो ये जनता पार्टी पर फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है। मैंने तो इनको बोला कि अगर हम इनको 20% भाई सुनिए शक्ल नहीं लगेगी, अगर हमें जीत की शक्ल नहीं लगेगी। हो गया मैं बता रहा हूँ, आप बीच में बोलते रहेंगे तो कैसे बात चलेगी? जैसे चोरी छोटी गलतियां इनको सुधारेंगे, वोट बढ़ेगा। छोटी छोटी गलतियों को सुधारिए, बीच में मत बोलिए। गलती को बोलेंगे तो और घटेगा। गलती चालू रखिए, आप गलती चालू रखिए। आपको लूटना आ गया, लूटिए देश को, लोकतंत्र को। इसका मजाक बना के रख दिया आपने। कह रहा हूं राकेश भाई, अरे मजाक बना के रख दिया आपने। सुन लिया आपने, सुन लिया। ठीक है, थोड़ा पानी वानी पीजिए जगदीश जी, थोड़ा पानी पीजिए, थोड़ा पानी पीजिए। आज बहुत दुख है, पता है अंदर बहुत दुख है, थोड़ा पानी पीजिए। राजीव जेटली जवाब, फिर अवधेश जी, प्रेम जी, फिर आपके पास आ रहा हूँ। मुझे तो आज हंसी आ रही है पूरी डिबेट में, मुझे तो हंसी आ रही है। कभी राकेश जी, अरे सुन तो यार, इनको एक बार चुप
कराइए ना, मैं जवाब दूंगा अपना। अरे जगदीश जी सुन लीजिए 1 मिनट उनको भी। राकेश जी, आज आपका शो कुछ ऐसा हो गया है। कल आपने वो मूवी देखी है, जाने भी तो यारो, दूरदर्शन द्वारा जो मूवी बनाई गई थी, तो उसमें एक जगह रामलीला हो रही होती है, रामलीला के बीच में दुर्योधन भी आ जाते हैं, धृतराष्ट्र भी आ जाते हैं। तो आज जिस टॉपिक पे आपने डिबेट करी, पहले आरजेडी की प्रवक्ता आई, उन्होंने बोले हमारे जंगल राज की वजह से आप जीते। अब कांग्रेस के प्रवक्ता आ गए। कांग्रेस के प्रवक्ता को अगर हम 20% अपना वोट गिफ्ट भी कर दे, 20% सीटें भी दे दे, तो भी अपनी इज्जत नहीं बचा पाएंगे ये। अब सोचिए ना, कहीं तो स्टैंड करते, कहीं तो होते, कोई तो फिगर होती, कोई तो सीटें होती ऐसी जिसके लायक आप होते। 5-5 सीटें आपकी दिखाई दे रही है इतने बड़े प्रदेश के अंदर। ये आत्म अवलोकन करने की जगह एक भाषण दिए चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं, चुप भी नहीं हो रहे हैं। यही काम राहुल गांधी जी ने किया। तो सोचिए कितना नीचे ला करके छोड़ दिया आपको। अभी तो उनको समझा के भेजना चाहिए था प्रवक्ताओं को, आज हाथ जोड़ के बैठ जाइए और माफी मांगिए, हमसे जो गलतियां हुई है हमें माफ कर दीजिए। हो सकता है अगली टर्म में कुछ 2-4-5% वोट बढ़ जाए आपका। ठीक है, अब अवधेश जी एक आंकड़ा है, जगदीश जी रुक जाइए। एक आंकड़ा, एक तो ये गजब हो रहा है, वो जंगल राज का क्रेडिट देकर चली गई कि हमारी वजह से जीत गए। जगदीश जी बंगाल का ट्रेलर दिखा कर गए कि बंगाल में भी बीजेपी जीत रही है, बंगाल चुनाव में तो अभी समय है। लेकिन जो अभी तक आधिकारिक आंकड़े चुनाव आयोग की ओर से हैं, उसमें एमआईएम 4 पर जीत गई है, कांग्रेस सिर्फ 1 पर जीत पाई है। वो अलग बात है कि कुछ उनके आगे भी चल रहे हैं 5 सीटों पर, लेकिन ये गजब अजब चुनाव, कांग्रेस की सबसे बुरी हालत। देखिए अजब चुनाव आप मान लेते हैं, लेकिन नतीजे कह सकते हैं। नहीं, आप जमीन पर थे। अगर कांग्रेस का कांग्रेस को जो सीटें या आरजेडी की वोट की बात कर रहे हैं, तो ये भूल गए कि 78-79 लाख अतिरिक्त वोट पड़ा था। तो उसके हिसाब से वोटें बढ़नी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, जदयू और गठबंधन के विरुद्ध किसी को जो वोट देना था, वो वोट कहां जाएगा? क्योंकि विकल्प में इस समय आरजेडी कांग्रेस है, तो वोट तो वहां जाना ही जाना है उस विकल्प में। जहां उनको ओवैसी जैसा विकल्प मिल गया तो वहां दे दिया उन्होंने। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक स्वाभाविक स्थिति है। हम भूल रहे हैं कि 2005 से लेके 2010 तक और फिर अंत बाद में 2014 तक बिहार के लोगों ने आरजेडी को संपूर्ण परिवार सहित उस पूरे परिवार को हरा दिया। 5 चुनाव हरा दिया था और वो पार्टी एक प्रकार से खत्म पार्टी हो गई थी। नीतीश कुमार जी 2015 में भाजपा से अलग हुए, उनको वापस लेके आए तो उनको वोट मिला, तो वो फिर, लेकिन 2020 की फिर अलग परिस्थिति थी। लेकिन अब इस बार जो है वोटरों ने, मान लीजिए अगर ये देखा कि भाई इस बार हमको चूकना नहीं है, मत चूको चौहान, कि इस बार कोई कसर रह जाए, और 78-79 लाख लोग ज्यादा निकल के अगर वोट देने आए हैं, तो ये परिणाम आया है। मेरी दृष्टि में यही स्वाभाविक परिणाम है। 2015 में बिहार की राजनीति में जो एक परवर्जन शुरू हुआ था, जो अस्वाभाविकता थी, 2025 ने उसको फिर से सही स्थान पर ला दिया है। और यहाँ से बिहार की राजनीति भारत की राजनीति को संदेश देते हुए नए सिरे से आगे बढ़ेगी, और हो सकता है किसी नए राजनीतिक दल का उदय हो, क्योंकि कांग्रेस तो स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं कि हमको वोट नहीं मिल रहा है। और जो सबसे बड़ा मिथक इसमें टूटा है कि देश में कांग्रेस से मान के चल रही थी कि तेलंगाना चुनाव के बाद भाजपा को हराने के लिए मुसलमान हमको वोट देंगे ही देंगे। सीमांचल में उनको एक विकल्प मिला, उन्होंने बता दिया कि आपको हम वोट नहीं देंगे, हम मजबूरी में आपको वोट दे रहे हैं, आप हमारे विकल्प नहीं है। और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अगर इस गलतफहमी में है कि कांग्रेस को वोट मिलता है, शायद बढ़ जाएंगे तो मुस्लिम वोट मिल जाएगा, तो उनको बिहार से भी सीखना चाहिए। और अखिलेश जी अगर ठीक से मूल्यांकन करेंगे तो कम से कम आरजेडी का हश्र अपना नहीं कराएंगे और कांग्रेस से दूर रहने की उत्तर प्रदेश में कोशिश करेंगे। और लास्ट मेरा एक कहना है कि ये चुनाव परिणाम जो है, ये निरंतरता का परिणाम था, ये विकास का परिणाम था, ये सुरक्षा की दृष्टि से लोगों ने अपने बारे में सोचा। और सबसे बड़ी बात ये सोचा है कि जो इस देश में एक नियो लेफ्ट नए तरीके से या जेन जी के नाम पर जेन जिहाद हो रहा है, उससे भी अगर बचना है तो यही गठबंधन। नहीं, ये बात आपने ठीक कहा। और तारिका पासवान अगर रहती तो मैं ये सवाल पूछता। योगी आदित्यनाथ जदयू के कैंडिडेट का प्रचार करने जाए और नीतीश कुमार उसको स्वीकार करे, ये एक बड़ा परिवर्तन ध्यान रखें। ठीक, सारिका पासवान रहती तो मैं ये सवाल उनसे करता, लेकिन ये सवाल चलिए प्रेम जी आपसे ही कर लेता हूं। ये बौखलाहट थी पहले से। आप ये देखिए, महिलाओं को कैश स्कीम, इसका अंदेशा था आरजेडी को, इसीलिए बार बार उनके हर प्रवक्ता कह रहे हैं 14 तारीख को इतना पैसा दे देंगे। जीविका दीदी को लेकर बार बार पीसी हो रही है। तो ये
था कि ये मोमेंटम है हमारे साथ, तो नहीं है मोमेंटम? देखिए, महिलाओं को लेके कही जाती बात, आपका प्रश्न भी वही है, लेकिन मैं इसको समझाता हूं कि महिलाओं का टर्नआउट जो बढ़ा स्त्री और पुरुष के मुकाबले, पहले भी 5% महिलाएं ज्यादा वोट करती थी, इस बार 8.8% महिलाओं ने ज्यादा वोट किया। इन टर्म्स ऑफ वोट्स, नंबर ऑफ वोट्स, इस बार 4,90,000 पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट किया, पिछले बार 3 लाख का फर्क था। तो इतने वोट से इतना बड़ा फर्क थोड़े आ जाएगा जो फर्क दिख रहा है, ये हम कहना चाहते हैं। महिला वोटर्स तब भी महागठबंधन और एनडीए के बीच 1% का डिफरेंस था। हो सकता है पूरा आंकड़ा आएगा तो इस बार वो डिफरेंस कुछ बड़ा होगा, ये हो सकता है, अभी आना बाकी है, इसको एनालाइज करना बाकी है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जैसे AIMIM है, इसका भी पिछले बार जो वोट पड़ा था उससे थोड़ा ज्यादा वोट मिला है AIMIM को, मामूली रूप से ज्यादा मिला है। महागठबंधन में भी सबका वही ट्रेंड है कि लगभग इंटैक्ट है। तो हम ये नहीं, मतलब आप ये कहते हैं कि महागठबंधन को आत्मचिंतन की जरूरत नहीं है, उन्हें उनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल ठीक रही है, वो हारे नहीं है, बस कुछ वोट इधर ज्यादा चला गया, आप ये कह रहे हैं? ये चिंतन करने की जरूरत है कि जो नंबर ऑफ वोट्स बढ़े, जितने ज्यादा वोट्स पड़े, वो वोट्स केवल और केवल एनडीए को क्यों गए? अरे ये आप कैसे तय कर सकते हैं भाई? कोई कैसे तय कर सकता है? यही तो तय हो रहा है। कैसे तय हो रहा है? गठबंधन के वोट इंटैक्ट हैं और उसके बाद में कैसे तय हो रहा है? कौन से लेंस से तय हो रहा है? जैन अवधेश जी, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, आपको कुछ समझ में आया इनकी बात? अवधेश जी बोल चुके हैं अपने तरीके से। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, हो सकता है मुझे कुछ और एंगल। प्रेम कुमार जी ऐसे तर्क लाते ही हैं क्योंकि कांग्रेस का समर्थन करना है तो उनको ऐसे ही तर्क से पता नहीं। थोड़ी देर पहले पांडे जी हमको बोल रहे थे कांग्रेस का एडवाइजर बन जाइए, उनको बोले आप ही लोग बना दीजिए ना, बनाए रखना है कांग्रेस। मेरी चलती हो तो बनाऊंगा ही। अरे सर, मैं तो पैरवी भी कर दूंगा, काहे चिंतित कर रहे हैं? लेकिन यही समझ में नहीं आ रही है बात, क्यों आ रही है? देखिए, पिछले चुनाव से आप महिलाओं को क्या? अरे सुनिए, एडवाइजर हैं बीजेपी। अरे सुनिए, 43 लाख इतने सारी बातें बोल रहे हैं, बीजेपी के एडवाइजर है क्या? अगर मैं एडवाइस करता हूं तो बीजेपी जीत रही है, मान लीजिए। अगर मैं कह दूं मैं तो एडवाइजर नहीं हूं, लेकिन मेरे एडवाइस से अगर जीत रही है तो अच्छी बात है ना। महिलाओं का वोट, महिलाओं का वोट अगर पिछले चुनाव से मान लीजिए 33 लाख अधिक पड़ रहा है, और महिलाओं का वोट पिछले चुनाव में SIR होने के बाद 3 लाख घट गया, तो ये 36 लाख लगभग महिलाओं का अतिरिक्त वोट पड़ा है। ये असाधारण है, इसको लोग जोड़ नहीं रहा है। 36 लाख वोट महिलाओं का अतिरिक्त पड़ना, और वो वोट अगर एनडीए और बीजेपी के पक्ष में जा रहा है तो ये देखना पड़ेगा कि जो लैंगिक समानता का काम वो 2005 से शुरू हुआ है, जो मानवाधिकार के समानता बढ़ी है, तो वहां से यहाँ ला करके, अरे सर, वोटर्स के बीच में लैंगिक असमानता बढ़ी है, पढ़ रही है, SIR में महिलाएं 60% महिलाएं स्थानीय स्वशासन में जीत के आ रही हैं। ठीक है, थोड़ा समय कम है। सुनिए, एक बात कहते हुए प्रेम जी, जो आपने कहा ना कि महिलाएं पहले भी ज्यादा वोट डालती नहीं, सर पहले नहीं, 2010 से 2005 के पहले जस्ट पिछले का उदाहरण नहीं सर, 2000, हाँ तो जस्ट पीछे तो यही थे ना, 2000 की सत्ता चल रही थी। 2010 में पहली बार प्लस हुआ पुरुष की तुलना में 3.4, 2015 में प्लस 7.2, 2020 में प्लस